नमस्कार, सीबीएसई इकोनॉमिक्स में आपका स्वागत है। और आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं क्लास 7th के हिस्ट्री का चैप्टर नंबर फर्स्ट। और आज है फोर्थ डे में हम लोग रीजन एंड एम्पायर के बारे में स्टडी करेंगे। आज ये वाला टॉपिक हम फिनिश करेंगे, तो वीडियो के साथ बने रहिए, अंत तक आप देखते रहिए। तो रीजन एंड एम्पायर में आप देख लीजिए क्या क्या हम स्टडी करने वाले हैं। तो इसमें जो चैप्टर 2 होगा, हिस्ट्री का जो चैप्टर 2 होगा, हम लोग चोलाज के बारे में पढ़ने वाले हैं। चोलाज मतलब चोल वंश, डायनेस्टी, एक वंशज था जो दक्षिण भारत में राज्य करता था। तो हम जो चैप्टर 2 आएगा हिस्ट्री का, उसके बारे में स्टडी करेंगे। चैप्टर 3 में तुगलक डायनेस्टी के बारे में हम लोग स्टडी करने वाले हैं। जो तुगलक वंश था, तो उस तुगलक, मोहम्मद तुगलक का नाम सुना होगा, फिरोज़ शाह तुगलक के बारे में सुना होगा, बलबन के बारे में सुना होगा, तो ये इल्तुतमिश के बारे में सुना होगा, रजिया के बारे में सुना होगा। तो इन सब के बारे में हम चैप्टर 3 में स्टडी करने वाले हैं। और बाबर के बाद, बाबर से ले कर के अंत तक, अकबर, बाबर, हुमायूं और जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब, मतलब इसके बाद जितने अंत तक, लास्ट तक, बहादुर शाह जफर तक हम लोग स्टडी करने वाले हैं। चैप्टर 4 में मुगल्स वाले में, जो मुगल्स का पूरा हिस्ट्री है, चैप्टर 4 में आता है। तो अक्सर हमें इतिहास के बारे में जो जानकारी मिलती है वो प्रशस्ति से मिलती है। प्रशस्ति का मतलब क्या होता है? इन प्रेज ऑफ। प्रशस्ति का मतलब किसी की प्रशंसा में लिखी गई चीज़ें। तो अब बात आती है कि किसकी प्रशंसा में लिखी गई। तो इतिहास में प्रशंसा किसकी की जाती थी? राजा की। तो राजा की प्रशस्ति जो लिखी जाती थी, जो उसके एक्सपर्ट होते थे, वो लोग उनकी प्रशंसा में प्रशस्ति लिखते थे और उसके बदले में उन्हें पुरस्कार भी मिलता था। कभी कभी चीज़ों को बहुत बढ़ा चढ़ा करके, अतिशयोक्ति, मतलब इतना बढ़ा चढ़ा करके लिखा जाता था कि राजा और खुश हो जाता था। तो कभी कभी इतिहास के बारे में जो जानकारी है, जो इन्फॉर्मेशन है, वो हमें सही नहीं मिल पाती, क्योंकि उस समय के जो कवि थे या राज दरबार में जो हिस्ट्री या पूरी इंसिडेंट को लिखते थे, वो राजा के बारे में जब लिखते थे तो बहुत ज़्यादा एग्जैगरेट करके, मतलब बहुत बढ़ा चढ़ा करके, अतिशयोक्तिपूर्ण रूप से लिखते थे। और वो जब हमारे हाथ लग जाता है या वो प्रशस्ति लिख जाती है, मिल जाती है, तो मतलब प्रशस्ति मतलब हार्ड सरफेस पे लिखा जाता है, तो जब वो हमें मिलता है तो उससे हमें लगता है कि इस राजा के बारे में ऐसी घटना हुई, लेकिन वो हमें सही पिक्चर शो नहीं करता, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें बढ़ा चढ़ा करके लिखी हुई होती है। अतिशयोक्ति इतना ज़्यादा भर दिया जाता है कि वो चीज़ें हमें मीन्स इतिहास के बारे में सही जानकारी नहीं मिल पाती। तो जो प्रशस्ति लिखी गई, गियासुद्दीन बलबन, जिसने 1266 से लेकर के 1287 तक भारत में राज किया, 1266 से लेकर के 1287 तक, और ये एक बहुत बड़े साम्राज्य का शासक था बलबन। कुछ तो बातें सही भी हैं, लेकिन कुछ इसमें बढ़ा चढ़ा करके भी लिखा गया है। जैसे बलबन का शासन पूर्व में बंगाल से लेकर के पश्चिम में अफगानिस्तान तक था, और साउथ इंडिया में द्रविड़ तक शासन था। ये तो सही है, लेकिन इसके बाद जो सारी चीज़ें लिखी गई हैं वो बढ़ा चढ़ा करके लिखी गई। क्या लिखा गया है? पीपल ऑफ अदर रीजन्स, गौड़ा, आंध्रा, केरला, कर्नाटका, महाराष्ट्र, गुजरात, फ्लेड अवे बिफोर हिज आर्मीज। मतलब कहा जा रहा है कि गौड़ा, केरला, कर्नाटक, महाराष्ट्र, गुजरात के जो लोग थे, बलबन की आर्मी की जानकारी सुन करके ही या उसकी सेना आने से पहले ही भाग खड़े हुए। लोग भाग गए, सेना भी भाग गई।
तो ये थोड़ा सा मतलब बढ़ा चढ़ा करके लिखा गया है। अब बात आती है कि जो शासक होते थे किसी क्षेत्र को क्यों कंट्रोल करना चाहते थे, और कुछ स्पेसिफिक क्षेत्र होते थे राजाओं के बीच में बहुत युद्ध, अक्सर युद्ध हुआ करता था। जैसे कन्नौज का इलाका आता है, तो एक एग्जाम्पल के रूप में आपको दे रहा हूँ। जो कन्नौज है, यमुना नदी और गंगा नदी के बीच का इलाका, जिसे कहते हैं दो आब। दो मतलब टू, आब मतलब रिवर सिस्टम के बीच का इलाका। और आपको पता है कि जब रिवर सिस्टम के बीच का जो एरिया होता है बहुत ही ज़्यादा उपजाऊ होता है। बाढ़ आती है, सिल्ट जमा हो जाती, उपजाऊ मिट्टी जमा हो जाती, उसके बाद कई सालों तक खेती बहुत अच्छी होती है। तो गंगा और यमुना के तमाम तरह की ब्रांचेज भी हैं, ट्रिब्यूटरीज भी हैं, नदियां भी हैं। तो इस एरिया में दोनों के बीच का जो क्षेत्र है बहुत उपजाऊ माना जाता है, और कई हजारों साल से शासकों के बीच में इस क्षेत्र पर उपजाऊ जमीन जहाँ भी है, चाहे कन्नौज ही नहीं, देश में या दुनिया में कहीं भी, उसके लिए बड़े बड़े युद्ध लड़े गए। एक नहीं, ढेर सारे युद्ध लड़े गए, हजारों युद्ध लड़े गए, सैकड़ों युद्ध लड़े गए। कारण क्या था? वहाँ से राजा को सबसे ज़्यादा इनकम मिलती थी, लगान सबसे ज़्यादा राजा को वहीं से मिलती थी, सबसे ज़्यादा अनाज वहीं से मिलता था, और जनसंख्या भी वहाँ पे ज़्यादा होती थी। तो ये एक रीज़न था। बाकी और भी अगर आपको लगता है कोई रीज़न है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। द चोलाज मतलब चोल वंश, खलजीज मतलब खिलजी वंश, तुगलक तुगलक वंश, मुगल्स मुगल शासक वर एबल टू बिल्ड एन एम्पायर दैट वाज पैन रीजनल। पैन रीजनल का मतलब क्या होता है? मतलब जब कोई बहुत बड़ा शासक इकोनॉमिकली, सोशली, पॉलिटिकली, आइडियोलॉजिकली, मतलब हर तरह से छोटे छोटे जो शासक थे उनको प्रभावित करता है, उनको टैक्स देने के लिए बाध्य करता है, या हर तरह से उनको अपने ऊपर डिपेंडेंट बना देता है, तो इस चीज़ को कहा जाता है पैन रीजनल। और जिन शासकों की हम बात कर रहे हैं, मुगल की बात कर रहे हैं, तुगलक वंश के शासकों की बात कर रहे हैं, या खिलजी की बात कर रहे हैं, या लोधी वंश की बात कर रहे हैं, तो ये जो शासक थे बहुत ही पावरफुल थे। जैसा कि अभी हमने कहा कि बलबन का शासन बंगाल से लेकर अफगानिस्तान तक और पूरे उत्तर भारत से लेकर के साउथ इंडिया, द्रविड़ तक शासन था। तो ये बड़े शासक हुए, लेकिन इनके अंडर में छोटे छोटे राजा हुआ करते थे, जो उनका अपने एरिया में शासन होता था, लेकिन वो टाइम टू टाइम बड़े राजा के पास सेना से अपनी हेल्प भी करते थे, अपनी सेना से लगान भी देते थे, गिफ्ट भी प्रोवाइड करते थे, नर्तकियां भी भेजते थे, घोड़े भी देते थे, हाथी भी देते थे, ऊंट भी देते थे, हीरे जवाहरात भी देते थे। मतलब हर तरह से वो हेल्प करते थे। जैसा बड़े राजा को ज़रूरत होती थी वैसा ही वो छोटे राजाओं से हेल्प करते थे। इसका मतलब है कि वो छोटे राजा वो हर तरह से बड़े राजाओं से प्रभावित थे या बड़े राज्य से प्रभावित थे, उनकी हर एक्टिविटी वॉच होती थी। तो इन्होंने पैन रीजनल एम्पायर का निर्माण किया। इन वंशज की बात कर रहे हैं। आइए हम कुछ और बात करते हैं। 18वीं शताब्दी में खास करके औरंगजेब की मृत्यु के बाद, औरंगजेब की मृत्यु कब हुई? 1707 में।
उसकी मृत्यु के बाद जितने शासक हुए वो सब उदासीन थे, वीक थे, कमज़ोर थे, मतलब शासन नहीं कर पाए। और धीरे धीरे मुगल साम्राज्य का पतन होता चला गया और अंत में आपने देखा कि अंग्रेज़ों का शासन भारत पे हो गया। तो ऐसा होता रहा और मुगल वंश के अंत का परिणाम क्या हुआ? रीजनल स्टेट्स डेवलप हुए, रीजनल एम्पायर डेवलप हुआ। जब बड़ा शासक नहीं रहा, कमज़ोर हो गया, तो जो छोटे मोटे राजा उसके अंडर में थे वो सारे स्वतंत्र हो गए। तो लीगेसीज ऑफ बिग एंड स्मॉल स्टेट्स, छोटे राजाओं को पनपने का अवसर मिला। छोटे मोटे बड़े राजा जो उनके अधीन थे वो सारे स्वतंत्र होकर के उन्होंने अपनी सेना बढ़ानी शुरू कर दी और वो इंडिपेंडेंट हो गए। हर जो स्मॉल या बिग स्टेट्स थे सबकी अपनी भाषाएं अलग थी, उनके अपने कल्चर अलग थे, खान पान अलग था, वेशभूषा अलग थी, हर तरह से वो डिफरेंट थे, हर तरह से वो अलग थे। ऐसा भी देखने को मिला। एलिट कल्चर एंड लैंग्वेज भी देखने को मिला। इसके अलावा 1318 में जो प्रसिद्ध कवि हैं अमीर खुसरो, उन्होंने क्या लिखा? अ डिफरेंट लैंग्वेज इन डिफरेंट रीजन ऑफ दिस लैंड, मतलब भारत में अलग अलग क्षेत्र में, अलग अलग रीजन में अलग अलग लैंग्वेज बोली जाती है। तो ये उस समय भी था, 14वीं शताब्दी में भी ऐसा ही था। आप जिस क्षेत्र में जाएंगे वहाँ की भाषा अलग होगी, वहाँ का खान पान अलग होगा, कल्चर अलग होगा, पहनावा अलग होगा, लोग अलग तरह के दिखेंगे। ये उस समय भी था। संस्कृत भाषा अलग थी, लेकिन संस्कृत जन लोगों की भाषा नहीं थी, आम लोगों की भाषा नहीं थी। ये कह सकते हैं कि एलिट लोगों की लैंग्वेज थी, भाषा थी। संस्कृत एक ऐसी भाषा थी जिसे देव भाषा कहा जाता था और ये केवल ब्राह्मणाज या ब्राह्मण ही उसे बोलते थे या उसको जानते थे, वही पढ़ सकते थे, वही समझ सकते थे। तो इस तरह से भारत में तमाम तरह के आपको डिफरेंसेस देखने को तब भी मिलते थे और आज भी वही स्थिति है। आज भी अलग अलग राज्यों में अलग अलग तरह की भाषा बोली जाती है, अलग अलग तरह के लोग मिलते हैं, उनके खान पान अलग होते हैं, वेशभूषा अलग होती, पहनावा अलग होता है, कल्चर अलग होता है, भाषा तो अलग है ही। तो ये सारे डिफरेंसेस आपको देखने को मिलते हैं। तो आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में लिख भेजिए। आप अपना नाम ज़रूर कमेंट सेक्शन में लिखिए, क्योंकि अटेंडेंस हमें लगाने में आसानी होती है। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिए और कल फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ में। तब तक के लिए बाय बाय। पढ़ते रहिए,